पहले तो सर एक पर्सनल सा सवाल है। जी 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 प्लीज। आ, आप की अपनी कंपनी क्या करती है सर? क्या आप लोग कंसल्टेंट हैं? क्या आपका क्या बिजनेस एक्सपर्टीज है? अली भाई, एक तो मेरी कंपनी है जो हम सर्विस ये देते हैं कि आपको चाइना के अंदर से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, हम उसकी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, उसकी माल जो जितना माल उसका होता है पैकेजिंग करवाते हैं, और जहाँ पे उसको चाहिए होता है दुनिया के जिस कोने में, उसके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर कर देते हैं। फ्रॉम प्रोडक्ट सोर्सिंग टू डिलीवर एट देयर डोर स्टेप, A to Z हम सोल्यूशन देते हैं अंडर वन अम्ब्रेला। उस बंदे का उस रिस्क सारा हमारा होता है, हर चीज़ प्रॉब्लम ट्रैवलिंग सब कुछ हमारा होता है। हम उससे एक उक्की बुक्की बात करते हैं कि ये माल इतने कम तुम यहाँ पे दे देंगे। सो दिस इज़ वन वन लाइनर एजेंडा। एक कंपनी हमारा ये काम करती है। दूसरा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम खुद चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया के अंदर बेचते हैं। उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमारी ये प्रोडक्ट है, ये बेचते हैं दुनिया के अंदर, इसको एयर स्क्रू कंप्रेसर्स कहते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ये यूज होते हैं। उसके बाद हम इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स जो हैं उसका सल्यूशन देते हैं। आपने कभी किसी पानी की बोतल के ऊपर या किसी खाने की चिप्स के ऊपर, लेस के ऊपर उसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स देखी होंगी। वो जो लगती है ना, वो ये इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स के थ्रू लगती हैं। पूरा सल्यूशन होता है इसका। तो इसका हम सल्यूशन देते हैं। उसके बाद हम, एक हमारी प्रोडक्ट है स्पाइस एंड फ्लेवर्स फॉर स्नैक्स। ये हम चाइना से डिफरेंट किस्म के बनवा के एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये हमारी चार पांच अपनी आइटम्स हैं जिसको हम खुद वहां से करते हैं। हमसे मुराद कि हम चार पांच लोग हैं इन अ बिजनेस ग्रुप, सबकी अपनी कंपनीज हैं, और सबने सबकी कंपनीज का मिल के हमने एक मदर कंपनी बनाई हुई है, और वो हम करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन चाइना। अ, वैसे सर एक सजेशन है कि आप जैसे लोगों की बहुत कमी है इस जगह पर पाकिस्तान में, जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे कि हाउ टू डू बिजनेस, जो अभी आप सिखा रहे हैं हमें भी। लेकिन इसकी कंसल्टेंसी कंपनी हो ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी को अपने अपने सोल्यूशन चाहिए होते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते। अब बहुत सारी बातें हैं जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने आज पढ़े हैं, तो वो इतना साल जाने के बावजूद भी मुझे पता नहीं थी जो इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि कोई हमें पता लगे कि ऐसी कोई कंपनी है जो चाइना के लिए स्पेशलाइज करती है। आपको जिस तरह आपने अपनी कंपनी यहाँ पर जिसका सेटअप हो, आई डोंट नो आप लोगों का लाहौर में सेटअप है या नहीं, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो अभी कंपनी का नाम ही नहीं पता। लेकिन मुझे काफी इंटरेस्टिंग पता लगा, क्योंकि अब जो भी है ना, बिजनेस सारा चाइना से ही है। दुनिया को, दुनिया में कहीं और बिजनेस ने जाना नहीं है। तो आप माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर हैं वहां पर, और बड़े इंटरेस्टिंग जमाने में भी हैं। मैं अली तो भाई दैट इज इसको वेरी। एक तो एक तो एंडोर्स करता हूँ आपकी इस बात को। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक पॉइंट सोच रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा अपनी थिंकिंग बताता हूँ। दो बातें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आप सोच रहे हैं, इस तरह की सोच के लोग बहुत कम हैं, और आई आई रियली अप्रिशिएट कि आप मुझसे इतने बड़े हैं और आप इस बात को प्राउडली मुझसे बात करें। सो इट्स इट्स अ रियली अप्रिशिएटेड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मैंने लोगों का बिहेवियर फेस किया ना, ना तो कोई सीखना चाहता है, ना कोई दूसरा बंदा आपको मानने के लिए तैयार है। दो बातें होंगी। तीसरी बात, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा ये चाहता है, हर बंदे की सोच ये है कि जो मुझे पता है ना वो किसी को नहीं पता, और पता इनको टगेगा भी नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो वाई शुड आई इन्वेस्ट, कि मैं एक ऐसा वो करूं कि जिसके अंदर मैं लोगों को ये वाली सारी चीजों के अंदर ना अपनी वो कम करूं। एक तो चीज ये है। दूसरा इसका ये है, जब हमने ये अनेबलर्स ने जब मुझे बुलाया, तो अनेबलर्स इटसेल्फ अ बिग प्लेटफॉर्म। अनेबलर्स एक छोटा इदारा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। दे आर इन पाइनीज जो ट्रेनिंग्स और वो करते हैं। तो जब इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने जो मॉडल मेरे साथ डिस्कस किया था, उस मॉडल में मेरे लिए इसको चूज करने के जो रीज़न था, शायद आप लोगों ने गौर किया क्या ना हो। जिस दिन मेरी चाइना की फ़्लाइट थी, मैं आप लोगों को लेक्चर दे के गया हूँ, और 4 घंटों बाद मेरी फ़्लाइट थी। जिस दिन कल आपका पहला लेक्चर था, तो उससे एक दिन पहले मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ। सो
कितनी प्रायोरिटी के साथ मैं पैशनेट हूँ ये करने के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि मुझे इससे पैसे कितने मिलते हैं, लेकिन मकसद ये था कि इन्होंने जो प्रपोजल मेरे सामने रखा था ना, मुझे उस प्रपोजल के अंदर कहीं ना अपनी एक इनपुट नजर आ रही थी कि यार मैं ना कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा कि मुझे ये लगता है कि यार मेरे पास इतना नॉलेज है, तो मैं उसको ना, मुझे इस नॉलेज को डिलीवर करने से अल्लाह बहुत कुछ देगा। और मैं बड़ा खुला बंदा हूँ, मैंने कभी वो नहीं किया कि यार अच्छा एक चीज मुझे पता है तो मैं उसको कर लूँ। तो मैंने इसलिए इसको कर लिया। पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे की कंसल्टेंसी फर्म होती है ना, लोग समझते हैं कि ये दुनिया का सबसे फारिग बंदा है, इन्हें कंसल्टेंसी खोल लेती है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को ना ये, हाँ ये है, मैं आपको लाहौर के अंदर मेरा बिल्कुल ऑफिस है, आप जब चाहें लाहौर के अंदर मुझे मिल सकते हैं आपके। ये होता है, मैं आपको ढेरों ऐसे लोग बता सकता हूँ सर आप कि अपना ग्रुप में अपना कार्ड डाल दीजिए ताकि हम आपको रीच कर सकें। अभी तो हाँ सिर्फ आपका अच्छा नाम पता है, काम भी फिर इंशाल्लाह पता लगेगा। हाँ, बड़े ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं बड़ी वो कंसल्टेंसी भी देता हूँ। और चाइना के अंदर प्रॉपर उनको मैं बिजनेस टूर्स भी करवाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने भी ओपनली इसको उस तरीके से नहीं किया, उसमें भी हम फ्यूचर में कर लें। मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को पिक करता हूँ, तो मे भी हम कर लें इसको। नहीं, अभी अली भाई ने बता दिया कि इटॉस्काई वाले ना अभी कंसल्टेंसी शुरू करेंगे। हाँ नहीं सर मेरा ख्याल है वैसे आज से 40 साल पहले मेरे ही एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने पीएचडी किया था यहाँ से, हार्वर्ड से। और पाकिस्तान आके सेटअप लगाया था, पहला सेटअप था पाकिस्तान में सर्वे करने का। वो मेरे कजन लगते हैं। अच्छा वो पहली कंपनी थी। आज दर्जनों कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो आपको सर्वे करके देती हैं, पॉलिटिकल सर्वे, बिजनेस सर्वे, मुख्तलिफ किस्म के सर्वे। लेकिन जब उन्होंने लगाया तो उसके वो अगले 10 साल तक उन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया उस कंपनी से। लेकिन इवेंचुअली अब पाकिस्तान में वो पूरी इंडस्ट्री बन गई है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे कजन को बहुत समझदार आदमी थे, लेकिन किसी ने तो शुरू करना होता है ना। हम्म अगर आप जैसा बंदा ही शुरू कर सकता है, वरना देखिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग चाइना हर साल आते हैं जाते हैं, कहते हैं यार मैं तो क्वालिफाई हो गया, मुझे सब पता है। लेकिन एक बंदे ने जितना ज्यादा रगड़ा खाया हो ना चाइना के अंदर, वो बड़ा वो मतलब मैं तो बिल्कुल अपने आप को क्वालिफाई नहीं समझता। मेरे ख्याल है मेरे दर्जन से जरा शायद कम चक्कर लगाए होंगे पिछले 20 साल में। लेकिन द थिंग इज के कोई कोई आदमी होता है जिसने इतनी दुनिया देखी हो, इतना रगड़ा खाया हो, तो वही ये काम कर सकता है। तो अल्लाह मियां ने आपको इस जगह पे रखा हुआ है। इसमें आपको शुरू में तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो बहुत अच्छा, वो बहुत बड़ी कुछ चीजें होती हैं जो पैसे से बड़ी हो जाती हैं। ये उन उन हम्म। चीजों में मुझे नजर आती है। आप कोई ऐसी बिल्कुल लोगों ठीक को कह रहे हैं, इंडस्ट्री बिल्कुल को ठीक कह रहे हैं, आई टोटली एग्री विद यू। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर काम करूँ। और मुझे ये पता है कि जब आपकी नीयत बड़ी वो हो तो अल्लाह ताला आपको बड़ा ही वो करता है। और मुझे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे हमेशा से इस बात पे बड़ा ही फख्र रहा है कि अल्लाह ने मुझे आउट ऑफ द बॉक्स नवाजा है। मैं दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने की हैं लाइफ में जो लोग 50 में भी नहीं कर पाते या उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मेरी मेमोरी के अंदर अल्लाह ने ना कोई ऐसा रखा हुआ है फिगर कि मुझे ना, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर जाता हूँ। सो दैट्स ट्रू। और मैं बिल्कुल इसके ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अभी तो मेरा जैसे सबसे जो बड़ा प्राइम फोकस है ना फॉर द कंट्री, मैं आप लोगों को कुछ रिवील करता हूँ। फॉर द प्राइम जो मेरा अभी फोकस है कि अगर हम वो कर जाएं, वो ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर ना लिथियम का प्लांट ले आऊं। तो जबरदस्त। हमारी उसाका से, क्योंकि हमारे ग्रुप की तो इतनी इस्तात नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 खरब रुपया चाहिए, यानी 200 अरब चाहिए आपको उसके लिए ना। तो ज़ाहिर है हम तो वो नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी उसाका के साथ अभी मीटिंग प्लान हो गई है। और फोनिक्स के साथ हमारी मीटिंग प्लान हो चुकी है। और चाइना के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि मैं जो बिग प्लेयर्स हैं चाइना के अंदर सेल्स के, उनके साथ मिल चुका हूँ। तो हमारा प्राइम फोकस ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो सेल मैन्युफैक्चरिंग, नॉट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इज अ लिटिल थिंग, एनीवन कैन डू दैट, लेकिन जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है ना वो एक बड़ी गेम है। और वो बड़ा, बहुत बड़ा सीन है आने वाले दौर में। होना ये है, अगले 4 से 5 सालों में
चाइना की एक्सपोर्ट के ऊपर टूट के पाबंदियां लगनी है। और चाइना ने अपने रास्ते ढूंढने हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन जैसे मुल्कों के अंदर अपनी फैक्ट्रियां लगा के। एक्सपोर्ट पाकिस्तान से होगी लेकिन कंपनी चाइनीज होगी, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगने वाली हैं जो कि यूएसए प्रेशर करके, प्रेशर ग्रुप बना के लगवाएगा। तो उस सूरत के अंदर पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ये ऐसे मुल्क हैं जो इस टाइम के अंदर गवर्नमेंट्स, जिनकी गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर्स बड़े छक्के मार के वो बहुत सेटल्ड हो जाएंगे, बहुत सेटल्ड हो जाएंगे। क्योंकि देखो, हम लोगों के पास तो पैसे नहीं होते ना एज ए पाकिस्तानी, बट चाइनीज के पास तो है कि वो यहाँ पे आके फैक्ट्रियां लगाएं। बट उनको वो इन्वायरमेंट देना, सिक्योरिटी देना, वो तो गवर्नमेंट का काम है, स्टेट का काम है। कोई प्राइवेट बंदा तो वो नहीं, वो इस तरीके से कर सकता। सो दैट्स द मेन थिंग, कि अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम अगर किसी को वो बेच गए, वो लगा गए, तो पैसे तो शायद उसमें हम कोई 5-10 करोड़ रुपए कमाएं, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की ना नस्लें संवर जाएंगी। नॉट ओनली फ्यू फ्यू पीपल्स, नस्लें संवर जाएंगी। क्योंकि लिथियम जो है ना, वो फ्यूचर है, वो गेम है। जिस मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई चाइना के बाद, वो पूरी दुनिया उसकी मोहताज होगी। So, अभी तो मेरा प्राइम फोकस ये है कि यार हम ना अपनी जिंदगी में कोई ऐसा छक्का मार जाए कि इस मुल्क के लिए हम कुछ कर जाएं। इसी तरह से एक दो और आइडियाज है मेरे जहन में, बड़े बड़े आइडियाज जो हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, अगर अल्लाह ने चाहा नहीं भी होगा तो मुझे ये पता है कि हमें हमारी नीयत का वो मिल जाएगा। बट कोशिश है हमारी कि हम ना इसको कर जाएं। आपको पता है चाइना के अंदर रेवोल्यूशन जो उनका आया है, वो ईवी और लिथियम के ऊपर आया। तो सोचें, अगर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। आप वो तो पाकिस्तान कितने मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है सालाना पेट्रोलियम। पाकिस्तान? हाँ, पेट्रोलियम, पाकिस्तान पेट्रोल इंपोर्ट पर ईयर 4.6 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है। अच्छा, ये अब हम दो ये साल देखते पहले हैं, की है सर ये तो। अब हम देखते हैं पाकिस्तान, नहीं, हम लिखते हैं हाउ मच लोन ऑन पाकिस्तान बाय आईएमएफ। हेलो, टोटल आईएमएफ ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ सिर्फ पेट्रोल ਦੀ इंपोर्ट करने हैं। कभी किसी ने सोचा होगा इस तरह से, इस एंगल से सोचने का? हमारा सिर्फ पेट्रोल और ईवी आ जाए, सोलर अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, 8 महीने सूरज निकलता है पाकिस्तान के अंदर। और सर्दियों में भी अभी भी आजकल देख रहे हैं आप, 2-3 घंटे तो आजकल भी निकल आता है। तो ईवी और लिथियम पाकिस्तान की क्राइसिस को एक साल के अंदर ऐसे निकाल के फेंक सकता है। तो मैं तो इस लेवल पे सोचता हूँ। तो ये हमारी कोशिश है कि हम इसको ना ये लगवा दें। ये एक ऐसा सीन है कि पाकिस्तान को डेफिनेटली ये, बहुत बड़ा काम है सर, ये बहुत हाँ, ही। और ये के वाकई ये पूरा मुल्क बदल सकता है, इसमें कोई शक नहीं हाँ। है। सर आर्मी चीफ आपने ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ होना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ सर जी। सर प्राइम आपने मिनिस्टर कभी ने तो करना ही कुछ नहीं। हम्म, यार गवर्नमेंट बड़ी डिपेंड करती है ना। गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर ना असल में वो, आप जितने भी जीनियस हो, लेकिन गवर्नमेंट तो फिर गवर्नमेंट है यार, गवर्नमेंट के बगैर तो तो नहीं अब कुछ ये बनना। प्लांट तो गवर्नमेंट को खुद लगवाने चाहिए। अगर वो हाँ, ये पेट्रोल जी टू इतना जी होना यूज चाहिए। कर रहे हैं, ये तो उनको खुद गवर्नमेंट को लगवा के देने चाहिए ना, अपने मुल्क का फायदा करें और इस कर्जे से जान छुड़ाएं। एक मैं आपको और उनकी बड़ी मजबूरियां होती है। एक एक मैं बेचारे आपको क्या और करें। मायूस कुन बात एक और बताता हूँ आपको मैं। मतलब मैंने अल्लाह आ, अकबर। मैं आपको बताऊं, मैं आपको चीजें बताना शुरू होऊं ना तो आप हैरान हो जाएं लेकिन ये है कि हम ना थकते नहीं है। मुझे ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं मुल्क के लिए। मैंने मुल्क के लिए बहुत कुछ और तरह की चीजें सोची हुई हैं। कहाँ डाटा पड़ा था यार, ब्रांड्स में पड़ा होगा ये। अच्छा जी, इसमें पड़ा होगा, इटोर स्काई में, ईवी प्रोजेक्ट केपीके। अच्छा जी, मैं आपको बेक यहाँ से चीज दिखाता हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट बना के दिया, केपीके को प्रपोज किया। अच्छा, हमने उसमें ये कहा कि भाईजान, यार वो किधर है, वो फाइल, प्रोजेक्ट तो यही है। बहरहाल चलो देखते हैं।
हमने उनको ना ये कहा कि पीके को ना एक प्रोजेक्ट बना के दिया, प्रपोज्ड किया उनको। फाइल वो ये नहीं है, वो फाइल और है, लेकिन आपको चलो वैसे ही यहाँ से बताता हूँ। हमने उनको ना एक इशू रेज किया कि आपके ना सिर्फ, ये जावेद भाई को पता होगा, जो पेशावर सिटी है ना, पेशावर सिटी के अंदर एक शहर के अंदर 50,000 से ज्यादा रिक्शाज हैं, ये जो थ्री व्हील रिक्शाज, ऑटो रिक्शा जिसको हम कहते हैं। ये सालाना 3.5 to 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो खारिज करते हैं, जिससे पेशावर का गंदा तरीन वो है, वो वाला। हमने इनको सोल्यूशन ये दिया कि, और इनकी हमने इंपोर्ट इनको बताई कि आपका जो पेशावर के अंदर इंपोर्ट है ना, वो भी यहाँ पे कहीं लिखी होगी, ये $30 मिलियन की ना इनकी इंपोर्ट है सालाना। ये आपको सिर्फ केपी के अंदर बता रहा हूँ, और मैक्सिमम जो पेशावर के लिए यूज होती है। हमने इनको कहा कि हम आपको ना ईवी रिक्शा बना के देते हैं, ये ठीक है। और ये हमने इसका इसका ऑब्जेक्टिव ये निकाला कि जो सीएनजी के ऊपर एक बंदा रिक्शा चलाता है ना 100 किलोमीटर डेली, वो तकरीबन 1,300 रुपया खर्च करता है। और जो, सॉरी, 900 रुपया खर्च करता है। और जो पेट्रोल के ऊपर चलाता है वो 1,300 रुपया खर्च करता है। ये ईवी रिक्शा उसको पड़ेगा 200 रुपये में, 100 किलोमीटर के लिए। और ना इसकी सर्विस, ना इसका ऑयल चेंज, कुछ भी नहीं। और अगर वो 200 भी उसने बचाना है तो वो एक सोलर प्लेट लगा लेगा। और ये रिक्शा हम उसको देंगे इंस्टॉलमेंट पे, 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे। और 5 साल की इंस्टॉलमेंट वो हमें 13,000 रुपये के हिसाब से पर मंथ देगा। जबकि चूंकि उसका पेट्रोल लग ही नहीं रहा, तो वो डेली का बचा कितना रहा होगा, 1,300। 1,300 के हिसाब से वो पता कितने पैसे महीने के बचाएगा, 30-35 हजार रुपया। और किस्त कितनी है, 13,000। तो रिक्शा पहले महीने उसको फायदे में पड़ जाएगा, एडवांस भी कुछ नहीं, जीरो एडवांस। फैक्ट्री भी लगाएंगे, खुद फैक्ट्री लगाएंगे हम, चाइना से लेकर आएंगे। पेशावर के अंदर, पेशावर से पहले मर्दान रोड के ऊपर इनका एक इंडस्ट्रियल जोन है, राशाकई। हमने कहा राशाकई के अंदर हम इंडस्ट्री लगाएंगे, रिक्शा भी बना के देंगे, गवर्नमेंट से पैसे भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। सिर्फ एक चीज गवर्नमेंट से मांगी कि हमें एक तो लाइसेंस दो इसका, ईवी का। और सेकंड, हम जो ये स्कीम लेकर आ रहे हैं, गवर्नमेंट किसी और कंपनी से ये स्कीम नहीं लेगी, चूंकि हम पैसा लगा रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से लेंगे भी कुछ, लेकिन हम ये देखें, जो मार्केट है वो बाय पार्टी करेंगे कि ये केपी गवर्नमेंट ने करवाया और पीटीआई ने करवाया। ये हमने रिक्शे पूरे इनको वो करके दिए थे। ठीक है, मैं आपको इसका इवेंट एग्जीक्यूशन भी दिखाता हूँ। तो 4 माह हो गए हैं भाई इसको ना। उसके बाद खैर अली मीन चेंज हो गया, और अभी जो आया वो आपके सामने है। और कोई हाल नहीं है इनका ना, मतलब ये मैं कहता हूँ फेंकने वाले लोग भी नहीं है। मतलब कोई अपने सूबे का ख्याल नहीं, अपने लोगों का ख्याल नहीं। आई एम सॉरी टू से जावेद भाई, आप इस उसमें ग्रुप में हैं, बट इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, 1 रुपया उनकी जेब से नहीं जा रहा था, 1 रुपया, नॉट अ सिंगल पैनी। और उसके बावजूद जी उनको। बिल्कुल, शहजाद साहब, इस तरह है कि ये तो मतलब माशाल्लाह से बड़ा अच्छा प्रपोजल है आपने जो दिया है। हम्म। और अब मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि जो रशकई का वो है, प्रोसेसिंग जोन है, ईपीजेड रशकई, हम्म। एक तो रिसालपुर में भी है, उसमें भी शायद हो। लेकिन अब चूंकि ये जो ईपीजेड रशकई है ये सीपेक के हवाले से बना है ना, हम्म। तो आप वो रिसालपुर वाला भी देख लें। दूसरा, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें चाहते हैं या क्या? और पता नहीं क्यों वो नहीं ले रहे जिस तरह से आपने बताया। फिर तो इनको मतलब मुफ्त में क्रेडिट लेने का एक मौका मिल रहा है। तो आपकी बात सही है, प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हैं, वो किसी और चीज के पीछे लगे हैं। जिस तरह ओवरऑल हमारे मुल्क का हाल है कि भाई कोई नहीं चाहता कि ये बेहतर हो, हर बंदा जो है लूटने के चक्कर में, तो इनका भी सेम ही है ऑलमोस्ट। और स्टेट मशीनरी कहीं और यूज हो रही है, प्रायोरिटीज कोई आम आदमी तो है ही नहीं प्रायोरिटी। बस ये है कि कोई एक तरह के नारे लगाता है, कोई दूसरी तरह के, बस आपस में ही इसी तरह चलता रहता है। बस इनका, मैंने तो, हम वहाँ पर 2 ढाई माह रहे। हमने वहाँ पर सीएम हाउस के अंदर रहे, अच्छे प्रोटोकॉल में रहे, बड़ी इज्जत दी उन्होंने, सब कुछ। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये समझ आया कि इन लोगों की प्रायोरिटीज ही नहीं है अपनी आवाम, और ये कुछ भी
वो उस तरीके से ना नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो हम बड़ा फिर मायूस। असल में जो है ना सर, ये लोग कहते हैं कि हम जो हमारा ब्रेन चाइल्ड हो, कि जो चीज हमने सोची है, हमने इनिशिएट किया है, वो हम्म। उसी चीज को आगे लेके जाए, किसी और का आइडिया, किसी और का काम। अब ये अगर आप ना कहते, इनकी तरफ से होता, वो पार्टी कोई ढूंढ के लाते कमीशन और इसमें हम्म। किकबैक और वो सारा कुछ होता ना, तो शायद वो जल्द ही हो जाता। ये सर भी ये है। दूसरा ना, पेट्रोलियम कंपनीज की बड़ी बहुत स्ट्रांग लॉबी है पाकिस्तान में। वो जितना रेजिस्ट कर रहे हैं ना कि ईवी गाड़ियों को और ईवी, वो हम्म। बिल्कुल इस ख्वाहिश में नहीं है कि यहाँ कुछ ऐसा हो। वो तो चाहते हैं कि आखिर में, और उस उनका पीछे से काफी सीक्रेट इनविजिबल हैंड होता है। हम कई बार पॉलिटिशियंस को गालियां दे रहे होते हैं, उस समय पीछे इंटरेस्ट ग्रुप जो बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान में, अब जो पेट्रोलियम कंपनी एस्टेब्लिश हैं या जिन्होंने अपना, या पाकिस्तान से एक एक करके भाग भी रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि वो उनको पूरा नहीं पड़ा। तो लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जिस तरह भी ये पाकिस्तान में एक फिनोमेना है सोलर पैनल्स का, तो ये इन्होंने, ये इतने लोगों ने प्राइवेटली सोलर पैनल इंपोर्ट किए चाइना से कि वो हमारे ये जो बड़े बड़े दो डैम हैं, वो उन डैमों की बिजली से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद प्राइवेट लोग। तो हम्म। चेंज तो डेफिनेटली आएगा और आ रहा है। और लेकिन यह है कि वो दरमियान में रोड ब्लॉक्स तो बड़े बड़े हैं। सर एक और बात आपसे पूछनी थी अगर इजाजत हो। हम्म। एक और सवाल था, कल 3PL के नाम से आपने बताया तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि ये चाइना में इसकी बर्थ प्लेस है 3PL सर्विसेज का, कि वहां पर आपकी वो हम्म। मतलब वहां पर ये सारा चलता है। लेकिन सर अगर कोई बंदा इस तरह का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहे तो इसके लिए कहाँ जाए वो, अगर वो चाइना में किस थ्री तरह पी का एल बिजनेस? के थ्रू चीज, मतलब ये जो जिस तरह मैंने बताया था ना आपसे, अमेजोन हम्म। के जरिए लोग बेचते हैं सामान, उनका हम्म। रखा जाता है वेयर हाउसेस में, और वहां से एक आपने कहा वो तो बहुत ऑलरेडी चाइना में स्टैब्लिश्ड है। हम्म। तो क्या अगर मुझे पाकिस्तान से करना हो चाइना के बिजनेस, तो उसका हम्म। कोई रोड मैप होगा या वो फिर खुद मैं टकरे खाने से ही पता लगेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बेफिक्र। टक्कर आपने जहाँ पे मारनी थी मार ली है, मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। जबरदस्त। उससे पहले आप ये वीडियो देखें। जी। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये थी कि इसमें आपका $30 मिलियन एनुअली सेल होगा, और 1 लाख हमने जॉब्स क्रिएशन की इसके अंदर बात की थी कि हम एटलीस्ट 1 लाख जॉब इसके अंदर क्रिएट करके देंगे थ्रू डिफरेंट हमारे इसके अंदर प्लान्स थे। ये जावेद भाई को पता होगा, ये उस वक्त खलीकुर रहमान साहब हैं, ये एक्साइज मिनिस्टर थे, अब ये हेल्थ मिनिस्टर है। अच्छा सर, मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट अभी भी मतलब इसको थोड़ा रिवाइव करने की जरूरत है। बाकी ये डिले तो आ गया है, इस लेवल का लेकिन प्रोजेक्ट था, ये आप एग्जीक्यूशन इसकी देखें, हमने इनको ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट की बना के दिया, पैसे भी नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो उसके अंदर ना इंटरेस्टेड नहीं थे। एनी हाउ, किस्सा मुख्तसर ये ये सारा बात। पैसा आप लोगों ने लगाया, ये जो डिस्प्ले हो रहा है चीजें? जी 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 जी, कुछ भी गवर्नमेंट का नहीं, कमाल है, सब सब कमाल कुछ। है। हाँ, ये रिक्शे हमने इंपोर्ट किए। ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो रिक्शे है ना इस वीडियो के अंदर, ये रिक्शे दो हमने इंपोर्ट किए, ये ओरिजिनल रिक्शे हैं। जी जी। और ये सीएम हाउस की ग्राउंड में इवेंट है। सो एनी हाउ, बताने का मकसद ये है कि बात कंसल्टेंसी से शुरू हुई थी। सो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी करते हैं, कर भी रहे होते हैं, कुछ खैर का जज्बा रख के, लेकिन जाहिर है उसके मामलात फिर बहुत सारे शहजाद आगे साहब, पीछे चल रहे होते हैं। सॉरी, मैं एक वैसे मैंने खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किए हैं। यहाँ पे भी मैं बाइक यूज करता हूँ। बस ऐसे आउट ऑफ कंसर्न एक क्वेश्चन था कि क्योंकि पिशावर स्टिल एक पहाड़ी इलाका है, तो इलेक्ट्रिक रिक्शा में इतनी पावर कैपेसिटी रहेगी कि वो हिली सड़कों और उनके ऊपर वो
एज अ पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में सही वर्क कर सके पावर वाइज, हाँ, कैपेसिटी वाइज? इसकी नहीं, इसकी मैं दो आपको चीजें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो दूसरी फाइल, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी हुई, गुस्से से डिलीट ही ना कर दी हो। वो मैं आपको दिखा सकता अगर। तो हमने एक तो ये था कि इसके अंदर जो प्लान किया था ना, वो स्टार्टिंग फर्स्ट फेज के अंदर तीन शहरों में किया था, पेशावर, नौशहरा और मर्दान। और ये लोग में ये इलाके जो है ना, मैदानी इलाके हैं। फर्स्ट तो ये था। सेकंड ये था कि यस, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये, हमने इसको मतलब हर एतबार से प्लान किया था। तो आप अपने ऊपर पेट्रोल फेंके ना, तो वो देर लगती है मरने में। लेकिन 220 का झटका लगे ना, तो वो एक बार आपको पुराने अगले सारे गुनाह याद करवा देता है। सो बिजली के अंदर जो ताकत है ना, वो ज्यादा है। वो पावर पिच उसकी होनी चाहिए। तो यस, ये बिल्कुल उसके ऊपर चल सकता है। मेरे कजन के पास यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक बाइक है। वो इसी तरह ही है जिस तरह अब वो तो हल्का सा उसका पैडल लगाते रहो तो वो तो उड़ता है यार। हम्म। बेशक आप पहाड़ी पे भी आपको फील ही नहीं होता। तो हम्म। वो तो उड़ती है। वो भी इलेक्ट्रिक ही है। वो तो नीचे से ऐसी है। निकलती है जैसे, उसका तो ये सीन है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये है यार सारी स्टोरी। अली भाई, 3PL का जो आप पूछ रहे हैं ना, वो मैं आपको अभी कुछ और चीज़ें आएंगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको सारा उसका रोड मैप बताऊंगा। वैसे आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ बिग बिग डील। आप जस्ट यहाँ पे आके अभी गूगल पे भी सर्च कर लेंगे ना, तो 3PL के आपको जो वेयर हाउस हैं, वो जिस भी मुल्क में आपने लेने होंगे आपको मिल जाएंगे। तो आपको बेतहाशा यहाँ पे कंपनीज मिल जाएंगी, गूगल पे भी मिल जाएंगी। आप इवन अलीबाबा के ऊपर भी सर्च करेंगे ना, तो आपको वेयर हाउसिंग सर्विसेज मिल जाएंगी। इट्स नॉट अ बिग डील। जबरदस्त सर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने लेनी है और क्या करना है। जैसे ये देखें, ये सारी वेयर हाउस सर्विसेज है। ये कोई बड़ी बात नहीं है ये। सो हमने कल और आज जो डिस्कस किया, उस हवाले से प्लीज अपनी इनपुट्स दें। मैं चाहता हूं कि वो आपके ना बिल्कुल ये आइस ब्रेक हो जाए। आपने चाइना से कुछ भी मंगवाना हो, आपको पता है कि यार मुझे समझ आ गया कि मैंने सप्लायर को कैसे चूज करना है। बिल्कुल 80 to 90% आपका वो राइट हो जाएगी सिलेक्शन, जितनी चीजें पड़ी हैं। शहजाद साहब, एक क्वेश्चन था आईपीओ के बारे में कि हम्म। उसके उसके मेंशन जीडी में या एलसी में भी कुछ किसी जगह पे करना पड़ता है? आईपीओ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सॉरी मेंशन? सॉरी, मैं समझा नहीं, दोबारा बताइएगा। आईपीओ को जो हमने जब डिस्कस किया कि वो जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो वो जी। उसकी इंफॉर्मेशन को हम जीडी जो डॉक्यूमेंट होता है नहीं नहीं उसमें नहीं, या एलसी में कोई जीडी डिस्कस का करना उसके साथ पड़ता कोई ताल्लुक नहीं होता। जीडी के अंदर डिस्क्रिप्शन जरूर आती हैं, जैसे अभी जावेद भाई ने बताया था कि अगर उनको कस्टम्स वालों को लगे कि हमने इसकी वो इंस्पेक्शन करनी है, तो वो करते हैं। अदरवाइज इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। है? सही सही सही, ठीक हो गया। बट अगर आप किसी और का यूज कर रहे हैं और कस्टम्स उसके ऊपर इंस्पेक्शन कर लेता है, एग्जामिनेशन करता है, और आप पकड़े जाते हैं, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपका अपना होगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने देने पड़ेंगे कि जी ये ब्रांड मेरे नाम पर है। ये जी इसमें सर मैं एडिशन कर दूं, जो जी जी नॉर्मल जी। एग्जामिनेशन होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वो इतनी नहीं होती है हाई। एक तो दो चीजें हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। एक होता है अनअसॉर्टेड ब्रांड। जी। अनअसॉर्टेड का ये है कि मतलब कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, लो क्वालिटी है। जब हम ब्रांड डिक्लेयर करते हैं तो वो हाई एंड ब्रांड लिखते हैं फिर। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, फिर इनकी वैल्यूएशन में भी फर्क आ जाता है और चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। नॉर्मली जो मिसलेनियस या जितने भी कंसाइनमेंट्स होती हैं, तो वो अनअसॉर्टेड ब्रांड्स की उनकी एग्जामिनेशन होती है बाद में। लेकिन जब अगर आर एन डी वाले करेंगे और कोई कमजोरी नजर नहीं आएगी और उन्होंने ये मतलब एक माइंड बनाया हो कि लाजमी हमने इसमें कुछ ना कुछ निकालना है, तो वो फिर आईपीओ की तरफ जरूर जाते हैं। ये प्रैक्टिस है वैसे बिल्कुल ऐसे है। नॉर्मली। और एक और चीज आप लोगों को याद होगी, जब हमने शिपिंग लेक्चर पढ़ा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे यहाँ तीन तरह के गेट्स होते हैं कस्टम्स के लिए ना।
तो जैसे ग्रीन गेट होता है, रेड गेट होता है, और स्टार्टिंग में उसको ब्लैक बोलते हैं। तो जब आपकी कंपनी ग्रीन गेट में फॉल करना शुरू कर देती है, जिसमें आपकी बड़ी कम एग्जामिनेशन होती है या बड़ा कम आप नोटिस में आते हैं, तो ये इस तरह की बड़ी कंपनीज फिर उसमें भी अपना माल इस तरह से ना क्लियर करवा रही होती हैं। बट कस्टम डे बाय डे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम इसको नहीं रोका जाए। तो सर इसमें इसमें ये भी है ना कि ग्रीन चैनल में अगर आपका ग्रीन चैनल में कोई भी इस तरह का ऑफेंस डिटेक्ट हो गया, फिर तो आप भूल ही जाएं, मतलब आपकी कंपनी भी गई, उनका प्रोफाइल भी गया। और जी। ग्रीन तो आपको मैं कहता हूँ अगले 20 साल में दोबारा नहीं मिलेगा ग्रीन चैनल पे आपका। वो हाँ, एक ऐसे ही। दाग जो है ना वो फिर परमानेंट होता है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, तो वो फिर बहुत बड़ा उसका वो जुर्माना पड़ता है। जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी मेरे जहन में आई है। आई थिंक कि वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको ये पता है कि जो हांगकांग है वो चाइना का पार्ट नहीं है? जी हांगकांग तो सर। ये जीबी के पास था, और फिर उन्होंने 1997 में वो 100 ईयर एग्रीमेंट खत्म हुआ, तो वो लोग तो छोड़ गए। अब ऑटोनमी वो बरकरार रखते हैं, चाइना का क्लेम है हम्म। कि ये हमारा जो मतलब जब मुआहिदा वो खत्म 100 ईयर्स खत्म हो गए, तो अब ये वापस चाइना में वो शामिल हो गया, लेकिन वो नहीं मानते, इसी तरह है हाँ, सर। इसका ना, इनका कुछ डिस्प्यूट है, ठीक है। आपके हवाले से बताने वाली इंफॉर्मेशन ये है कि चूंकि चाइना इसको अपना क्लेम भी करता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर और सिक्योरिटी भी, बट हांगकांग कहता है नहीं, हमारा पासपोर्ट भी अलग है, हमारा सब कुछ। तो एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, चाइना ने ना दुनिया को धोखा देने के लिए इस तरह से किया हुआ है, क्योंकि जितनी दुनिया के साथ कनेक्ट रहने वाली चीज़ें हैं ना, वो चाइना हांगकांग के थ्रू करता है और अपने मुल्क को सिक्योर करता है। मिसाल के तौर पर आप चाइना जाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कुछ ब्लॉक्ड है। हांगकांग जाते हैं, सब कुछ ऑन है। चाइना के अंदर डायरेक्ट जो इंटरकनेक्टिविटी है दुनिया के साथ, वो नहीं है, हांगकांग के थ्रू है। बैंकिंग हांगकांग की डायरेक्ट कनेक्ट है। सो दे आर सो मेनी थिंग्स ना। तो बट आपको बताने वाली चीज़ ये है कि आपको बहुत सारे सप्लायर्स, अच्छे सप्लायर्स हांगकांग के भी मिलेंगे। जैसे एक हांगकांग का सेपरेट, मैंने उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये ग्लोबल सोर्सिंग जो है ना, सोर्सेज, ये इस साइड के ऊपर आपको मैक्सिमम सप्लाईज जो है वो हांगकांग से मिलते हैं। उस प्रोफाइल के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है। बट हांगकांग से आपने ट्रेड करते वक्त ये जरूर देखना है कि अ, आप, यानी कितना आसान है आपके लिए विजिट करना वहां पर, या कितना आसान है वहाँ वहाँ के सप्लायर के साथ आपका कनेक्ट रहना। क्योंकि आप मे बी कोई बड़ी डील करें तो आप चाइना चले भी जाएं, बट चाइना के वीज़े के ऊपर आप हांगकांग नहीं जा सकते। चाइनीज जा सकते हैं हांगकांग, बट आपको हांगकांग का अलग से वीज़ा लेना पड़ता है। सो अगर आपको अलीबाबा के ऊपर भी कोई सप्लायर्स हांगकांग में देखते हैं, तो वो, यानी आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यार इनके साथ किस तरह से मैंने वो करना है। बहुत सारी जगहों पे उसको क्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन ये फ़र्क आपके जहन में होना चाहिए। आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं उस तरीके से कर सकते। आपने अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग यूज़ करवानी है हांगकांग से किसी से, तो आपको उससे पहले बात करनी पड़ेगी कि मेरा सामान चाइना में है। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स के जिनको आपको अपने जेहन में रखना पड़ता है कि हांगकांग वाली कैटेगरी आपको पता हो। हांगकांग वाले वैसे पासपोर्ट दे देते हैं। मेरा प्लान ये है कि हांगकांग में एक इन्वेस्टमेंट की जाए और हांगकांग का पासपोर्ट ले लें। हांगकांग के पासपोर्ट पे आप चाइना ट्रैवल कर सकते हैं और बाकी दुनिया में भी ट्रैवल कर सकते हैं। सर जब ये बात करेंगे, इनसे सप्लायर से बात करेंगे, तो पैसों की नहीं और निगोशिएशन कैसे करेंगे? हाँ, निगोशिएशन जो है वो एक तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑर्डर है और किस तरह से बात कर रहे हैं आप, कितनी आपकी वो है। और दूसरा ये है कि कभी भी चाइनीज के साथ आप क्वालिटी पे बात ना करें, उन्हें कि क्वालिटी हमें दी बेस्ट चाहिए, क्वालिटी पे हम वो नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज। और उसके साथ दूसरे सप्लायर्स का शेयर करें अगर आपको वाकई कम मिल रही हो निगोशिएशन के अंदर। अदरवाइज मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अलीबाबा के ऊपर अगर आप सप्लायर से वो करते हैं बात, तो वो उन्होंने बड़े ही
कॉम्पिटिटिव रेट्स रखे होते हैं। सो अनटिल अनलेस कि आप फिजिकली चले जाएं तो आपको रेट्स अच्छे मिल जाएं, ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है ना। तो उनका अलीबाबा के ऊपर जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसका एल्गोरिदम ये सोच के ही आपको सर्च करवा रहा होता है कि इसने प्राइस कितनी लगाई हुई है, लोग इसके बारे रिव्यू कितना करते हैं, क्या चीज़ें हैं। अच्छा सर, ये आपने हांगकांग पासपोर्ट की बात की, ये तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 17th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जबकि चाइना का जो है वो 60th है। तो अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी तो है, तो फिर ट्राई मारें। हाँ लेंगे ना इंशाल्लाह, चाइना देता नहीं है ना, हांगकांग का मैंने इसलिए तो कहा है। चाइना का है भी 60 और हांगकांग 17th है। हाँ 17th हांगकांग इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट। इन्होंने ना जावेद भाई, खुद ही चाइना वालों ने खुद ही इसको रखा हुआ है हांगकांग को दुनिया के साथ। चाइना को क्लोज सिस्टम बनाया हुआ है, हांगकांग को फिर हाँ ओपन। हाँ, खुद ही, ताकि दुनिया के साथ भी कनेक्ट रहे, और वहां पे वो ये सारा इनका कुछ। मतलब एक तरह से बैक डोर है। ये बैक डोर है इनका, बिल्कुल आपने सही लफ्ज चूज किया है। जितनी दो नंबरियां दुनिया के साथ करनी है, जो कुछ होना है, वो सारा ये हांगकांग से करते हैं। तो ये जो एक सर वो हैकर्स का है, वो भी चाइनीज ही होते हैं, तो ये हम तो मतलब किसका? हमारे लिए सारी किसका? हैकर्स हैकर्स जो होते हैं, मतलब हैकर्स। यहाँ पे टीम्स आई होती हैं, एटीएम मशीन्स तक वो हैक कर रहे होते हैं, वो जो चीजें लगा के, और मतलब जो बंदा पंच करेगा अपना कार्ड नंबर, उससे डेटा सारा। हाँ बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं कराची में, इवन लाहौर में भी। हाँ, पहले बहुत ज्यादा इस तरह की न्यूज आती थी, आजकल नहीं आ रही। तो ये लोग भी कोई हांगकांग बेस्ड होते हैं कि ये ये कौन से ज्यादा लोग मतलब। हांगकांग से ही होते हैं। जी सही। इनकी जो तारे हैं ना पीछे, वो हांगकांग से ही मिलती हैं ज्यादातर, क्योंकि ये हांगकांग के अंदर बहुत आपको फाइनेंशियल वाकयात इस तरह के सुनने को मिलते हैं। अब ये इस तरह वो जो कॉल सेंटर्स चलाते हैं, अब वो एक पॉलिटिशियन है, उनके घर से वो 40 बंदों की टीम पकड़ी गई। वो उधर हम्म एक पूरा सिस्टम, उसमें भी ज्यादातर जो है फॉरेनर्स और चाइनीज का जिक्र आ रहा था। हम्म, हाँ ऐसे ही है। सर चाइनीज ने एक भी अगर और, कोई दो नंबरी करनी हो तो वो थ्रू हांगकांग ही करते हैं। सही सही। यानी वो हमारे इलाके का दुबई है उनके हाँ इलाके का दुबई। ऐसे कहने हैं। ऐसे, क्योंकि चाइना को तो उन्होंने लॉक्ड किया हुआ है ना, ना कोई बाहर, उनकी सैटेलाइट अपनी है, इंटरनेट अपने है, उनके लिए कनेक्टिविटी बड़ी मुश्किल है। तो वो फिर उन्होंने हांगकांग हांगकांग रखा हुआ है एक अलग से, ताकि किसी पे ब्लेम भी आए तो हांगकांग पे आए। वो बड़े जीनियस हैं उन्होंने। सर एक ये मैंने एक इदारा है लाहौर में, उसका नाम है चाइना पाक फ्रेंडशिप सेंटर, हम्म, या आपसे वाकिफ है? बिल्कुल वाकिफ हूँ मैं उसमें, लेकिन मैं उसमें रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं चैम्बर में रजिस्टर्ड हूँ। वो एक चैम्बर है पूरा। जी, नहीं वो जो पाक चाइना फ्रेंडशिप चेंबर है, हाँ, जो बेसिकली वो लोग जो हैं वो मेरा भी उधर जाना हुआ कई बार। बेसिकली उससे मुझे किसी से हम्म पता लगा था कि बहुत सारी चाइनीज जो फैक्ट्री यहाँ हैं और इंडस्ट्रीज हैं वो रिडंडेंट हो रही हैं, फारिग हो रही हैं, क्योंकि वो अब ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी चाइना गवर्नमेंट मिलके इन सेंटर्स के साथ उनको रीलोकेट कर रही है टू अदर कंट्रीज जो ज्यादा बैकवर्ड हों, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है और हम्म बांग्लादेश है। बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्री तो वियतनाम गई है यहाँ से, चाइना से निकल निकल के, हम्म। जिसके वियतनाम की तरक्की के भी हम सब सुनते हैं। तो इसके बारे में सर आप अगर मतलब मैंने कोशिश की जानने की, मुझे वहां जाके कई चीनों से भी उन्होंने मुलाकात कराई, लेकिन लगा कि वो सारा सिस्टम जो है बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक है, जैसे हम्म। पूरी दुनिया की ब्यूरोक्रेसी होती है, तो वो भी ये ब्यूरोक्रेटिक है। बाय गवर्नमेंट है ना ये इदारा, इसका मेन जो है ना वो इस्लामाबाद में है। अच्छा, हम्म। इसका जो चेंबर मेन इस्लामाबाद में ही है। हाँ, एक चैम्बर अच्छा भी है चाइना का अलग से लाहौर के अंदर, सर चाइना वहां पर, बिजनेस चैम्बर। लेकिन मैंने इसमें नहीं करवाया हुआ, ये छोटा है, ये पाकिस्तान ज्वाइंट चैम्बर। मेरी कंपनी चैम्बर में है, जो लाहौर चैम्बर है, वो बड़ा इदारा है। लाहौर चैम्बर तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। हम्म अ, लेकिन सर मैं जो सवाल पूछ रहा था कि वहां से जो खत्म होने वाली इंडस्ट्री है, इसकी रीलोकेशन टू अदर जो छोटे मुल्क, इसके बारे में कभी